Let's start with our class 9th maths Ganit Manjari, chapter 8. Predicting what next comes next, exploring sequence and progressions. ध्यान से देखेंगे, चैप्टर का नेम ही है प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, कि ये प्रिडिक्ट करना कि नेक्स्ट क्या आने वाला है. तो इसमें हम कुछ पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं, नंबर्स की, नंबर्स क्या पैटर्न एक पर्टिकुलर फॉलो करते हैं और उसके बेसिस पे नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए वही प्रिडिक्ट करना है हमें. तो उससे पहले कुछ टर्म्स देखेंगे. सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन. तो सीक्वेंस कहते किसे हैं? व्हाट इज अ सीक्वेंस? एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग अ रूल एंड ईच नंबर इज अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस. देखें, पहले यहाँ तक हमारी ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है. एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक ऑर्डर में अरेंज हुए हुए नंबर्स की लिस्ट को हम सीक्वेंस कहते हैं. जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स. और यहाँ पर क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि एवरी टाइम 1 ऐड हो रहा है यहाँ पर, और हर बार यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है? तो देखेंगे नेचुरल नंबर्स के केस में क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि एवरी टाइम 1 इज एडेड. हर बार क्या हो रहा है? नेक्स्ट नंबर के लिए 1 ऐड हो रहा है. तो अगर हम इस ऑर्डर को देखते हैं कि हर बार नेक्स्ट नंबर के लिए 1 ऐड हो रहा है, तो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 6 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? यस, हमें पता है इस ऑर्डर लिस्ट में बार बार 1 ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा? 7. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11. यहाँ पर क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा है? यहाँ पर एवरी टाइम 2 इज एडेड टू गेट द नेक्स्ट नंबर इन द प्रीवियस टर्म. हर बार प्रीवियस टर्म में 2 ऐड हो रहा है ताकि हमें क्या मिल जाए? नेक्स्ट नंबर. तो यहाँ भी एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो इसे भी क्या बोलेंगे? सीक्वेंस. अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा है और इसे क्या बोलते हैं. तो 1 3 6 10 15 21 इंपॉर्टेंट है लिस्ट ऑफ नंबर्स. इन्हें हम ट्राइंगुलर नंबर्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ध्यान से देखें, इसमें 1 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 2, तो 2 ऐड हुआ. 2 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 3, तो 3 + 3 6. नाउ 3 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 4, तो 6 + 4 इज 10. 4 के बाद नेक्स्ट क्या है? 5. तो यानी 2 से काउंटिंग ऐड हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 काउंटिंग ऐड हो रही है और नेक्स्ट नंबर आ रहा है. तो अब 21 के बाद क्या आएगा? 21 के बाद क्या आएगा? 6 में 7 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 28. तो दिस सेट ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नोन एज ट्राइंगुलर नंबर्स. अब इन्हें ट्राइंगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इन्हें अरेंज करें, इन टर्म्स को अरेंज करें इनके नंबर को, तो ट्राइंगुलर शेप बनती है. फॉर एग्जाम्पल 1 बॉल, लेट अस सपोज कि ये बॉल्स को रिप्रेजेंट करें, तो 3 बॉल्स को अरेंज करके ट्राइंगल बन सकता है. 6 को अरेंज करेंगे तो ट्राइंगल बनेगा. 10 को अरेंज करेंगे ट्राइंगल. सिमिलरली 15 से भी ट्राइंगल बन जाएगा और 21 और 28 से भी. दैट्स वाई इन्हें ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ट्राइंगल शेप का, इसीलिए इन्हें ट्राइंगुलर नंबर्स भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर नंबर्स. वी ऑल नो ये 1 का स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन. तो अब कॉमन सेंस है कि नेक्स्ट स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर, दैट इज 49. दिस इज नोन एज स्क्वायर नंबर्स. ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए ये भी क्या है? सीक्वेंस. एक ऑर्डर है, एक पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है, तो इन्हें क्या कहेंगे? सीक्वेंस. नाउ नेक्स्ट इज विरहान का फिबोनाची सीक्वेंस. अब ये एक मैथमेटिशियन की दी गई है जिनका नेम है विरहान का फिबोनाची सीक्वेंस. अब ये सीक्वेंस में कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है? तो ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है? प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करके या प्रीवियस नंबर को ऐड करके नेक्स्ट नंबर आ रहा है. जैसे 1 में 1 ऐड किया तो 2, या ऐसे देख सकते हैं हम 1 प्लस स्टार्टिंग नंबर 1 है, 1 के लिए आप कुछ ऑर्डर नहीं देखेंगे. अब आप नेक्स्ट देखें, 1 + 2 तो 3, 2 + 3 तो 5, 3 + 5 इज 8, 8 + 5 इज 13, 13 + 8 इज 21. तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 13 + 21 विच इज़ 34. फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? दिस प्लस. तो ऐसे ही ऐड करके प्रीवियस नंबर्स को ऐड करके जो सीरीज ऑब्टेन हुई है लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसे हम बोलते हैं विरहान का फिबोनाची सीक्वेंस. अब सीक्वेंस तो हमने समझ लिया कि एक ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस. लेकिन ईच नंबर इज अ टर्म. इस सीक्वेंस की हर एक नंबर को हम क्या बोलते हैं? टर्म. फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवन्थ टर्म. तो सीक्वेंस के हर एक नंबर को क्या बोलते हैं? टर्म. एंड ईच नंबर इज अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिनोटेड बाय A1 A2 A3 और T1 T2 T3. और इसे डिनोट भी किससे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीरीज है 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन. तो ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, A3 इज 5, दैट इज फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म. तो या तो हम टर्म्स को इससे डिनोट करते हैं या फिर T1 T2 3 से. तो एक ही जगह हम T अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं. T1 T2 3 T4 T5 T6 बोथ आर द सेम थिंग. तो ये क्या है? सीक्वेंस में जो हर एक नंबर है उसे क्या कहते हैं? टर्म. और ये हमने जो पैटर्न बनाया है फर्स्ट 4 ट्राइंगुलर नंबर्स का. अब ये क्या है? Tn = n + 1/2. तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है. ये क्या है? ये है जनरल फॉर्मूला. फिलहाल ये किसका है? ट्राइंगुलर नंबर्स का, ट्राइंगुलर सीक्वेंस का. क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे को फर्स्ट टर्म चाहिए ट्राइंगुलर सीरीज़ की, तो मैंने n की प्लेस पर 1 पुट कर दिया. देखिए अगर मैं n की प्लेस पर 1 पुट करूँगी इस फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा T1, और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा 1 × 2/2 विच इज़ 1. अब मुझे अगर 1 ही है फर्स्ट टर्म, इसी तरह अगर मैं जनरल फॉर्मूला में 2 पुट कर दूँ, यानी सेकंड टर्म चाहिए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देंगे, तो क्या आ गया? 3. यानी जनरल फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है जो पूरे पैटर्न को जनरलाइज करके स्टैंडर्डली लिख लेते हैं. अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. T1 T2 T3 T4, यानी T1 T2 T3 T4, कोई भी
टर्म का नंबर हम निकाल सकते हैं अगर हमें उस सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला पता है। आगे और ध्यान से समझेंगे। नाउ रियल लाइफ एग्जांपल्स में क्या हम सीक्वेंस देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब जो हमारे पास कॉलोनीज में या स्ट्रीट में हाउस के नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 101, 102, 103, 104, ये भी तो हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। क्या ये पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे? तो ये भी क्या है हमारे पास? दे आर ऑल्सो नोन एज सीक्वेंस। इसी तरह हम रेस में या क्लास में पोजीशन होल्डर्स की जो पोजीशन देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो ये भी क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? सीक्वेंस। नाउ सीक्वेंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज फाइनाइट एंड द अदर इज इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड है, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड हैं, फाइनाइट हैं, लिमिटेड हैं। फिक्स्ड बोलते हैं, फाइनाइट बोलते हैं, लिमिटेड। जैसे A1, A2, A3 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या है? एन। एन क्या है इसकी? लास्ट टर्म, यानी इसका एंड तो है, कहीं तो खत्म है ये फाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट मतलब नेवर एंडिंग, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, फिनिश होने ही नहीं वाली, चलती रहेगी, इनफाइनाइट है। A1, A2, A3 एंड सो ऑन, इसका कोई लास्ट टर्म नहीं होता। जिसकी लास्ट टर्म नहीं है वो इनफाइनाइट, और जिसमें लास्ट टर्म है वो क्या है? फाइनाइट, यानी ये फिक्स्ड है, ये यहाँ एंड हो गई, खत्म हो गई। अब इसका एग्जाम्पल देंगे, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब ये एक फाइनाइट सीरीज है, क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट टर्म है 11, इसके आगे सो ऑन, ये डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, इसके आगे डॉट डॉट नहीं है, तो ये क्या है? फाइनाइट सीरीज। और इसमें कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी टर्म्स हैं इसमें? 6 टर्म है। हम नंबर ऑफ टर्म्स किसमें बता सकते हैं आराम से? फाइनाइट में। इनफाइनाइट में तो बहुत सारी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन पता नहीं। तो इसमें जिसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट, जिसमें नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। अभी हमने जनरल फॉर्मूला की बात करी थी कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अ रूल, एक तरह का रूल है विच इज़ यूज टू जनरेट एवरी टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। ऐसा रूल जिसकी हेल्प से हम सीक्वेंस की कोई भी टर्म लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, तो अब इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला क्या है? Tn इक्वल्स टू 2n। क्यों है ये जनरल फॉर्मूला? अगर हम इस फॉर्मूले में n की प्लेस पर 1 पुट करें तो 2 इंटू 1 विच इज़ 2, फर्स्ट टर्म आ गई। n की प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 पुट करेंगे, 2 2 4, सेकंड टर्म क्या आ गई? 4। n की प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 क्या आ गया? 6, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, और इसी तरह हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं। इस रूल को ही हम क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्मूला। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, कि हम कौन से नंबर वाली निकाल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन से नंबर की टर्म निकाल रहे हैं। अब n के बारे में एक बात खास हमें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं भूलना कि इट इज़ ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। n इज़ ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होके 3 एंड फाइनाइट, इनफाइनाइट, 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट। n इज़ ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, इसका मतलब ना तो नेगेटिव होगा ना ही जीरो होगा, कि नंबर ऑफ टर्म्स है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर सीक्वेंस कैसे होगी? नेगेटिव भी नहीं हो सकता, नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, या तो होंगी टर्म्स या फिर नहीं होगी। तो जीरो नहीं होगी तो फिर तब भी सीक्वेंस नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स ना तो जीरो हो सकता है, ना ही नेगेटिव हो सकता है, ना ही फ्रैक्शनल, ना ही डेसिमल। इट हैज़ टू बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे जनरल फॉर्मूला का एक और एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मंथली सैलरी एक पर्सन की कितनी है? 10,000। अब मैं हर मंथ की सैलरी 10,000, 10K, देन 10,000, अगेन 10,000, 10,000, 20,000, 20K, देन 30K, देन 40K, तो हर मंथ की निकालने के लिए ऐड थोड़ी करती रहूँगी बार बार 10,000, 10,000, 10,000। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें कभी भी कितने भी मंथ्स की निकालनी है, यानी 12 मंथ बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, कितनी मनी कलेक्ट हो जाएगी, तो डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया? 10,000 इंटू n। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फर्स्ट मंथ की निकालनी थी तो 10K, 20K, 30K, 40K, इस तरह से आ रही थी। अब मान लो मुझे फोर्थ मंथ की निकालनी है, तो मैं n की जगह पर क्या रख दूँगी? मैं n की प्लेस पर रखूँगी 4, तो ये क्या हो जाएगा? 40,000 विच इज़ 40K। तो ये हमारे पास 10,000 इंटू n क्या कहलाया जाएगा इस एग्जाम्पल के लिए? जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला क्या है? एक रूल जिससे हम सीक्वेंस की कोई भी टर्म लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एंड रिकर्सिव फॉर्मूला। ध्यान से समझेंगे, बहुत ईजी है और एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला किसे कहते हैं? गिव्स द रिक्वायर्ड टर्म डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग द प्रीवियस टर्म। ऐसा फॉर्मूला जिसके लिए हमें पिछली टर्म्स की हेल्प की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूले में रखा और कोई भी टर्म निकाली। जैसे कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, जैसे ये वाला फॉर्मूला या फिर हमने जो ये फॉर्मूला लगाया था ट्रायंगुलर वाला, ये सब क्या है? एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। इसके लिए मुझे प्रीवियस टर्म से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एक सीरीज़ है 3, 6, 9, 12। अब मान लो इस सीरीज़ की कोई भी टर्म हमें नहीं पता, पर हमें ये जनरल फॉर्मूला दे दिया है कि एक सीरीज़ है जो ये फॉर्मूला फॉलो करती है, आप उसकी टर्म्स लिखो। मुझसे फर्स्ट टर्म पूछी है तो मैं n की प्लेस पर क्या पुट कर दूंगी? 1। सेकेंड टर्म पूछेंगे तो 2। अब डायरेक्टली मुझसे 10th टर्म पूछ ली तो मैं बार बार 3 3 ऐड करके थोड़ी लिखूंगी कि 9th टर्म क्या थी, फिर उसमें जैसे यहाँ पर मुझे पता है हर बार 3 ऐड हो रहा है, तो अब मैं 9th टर्म तक का वेट थोड़ी करूँगी, मैं डायरेक्टली 10th टर्म निकालनी है तो n की प्लेस पर 10 पुट करूँगी, यानी 10th टर्म क्या है? 30। यानी जब हम कोई भी टर्म निकालते हैं हमें कुछ नहीं लेना देना कि प्रीवियस टर्म क्या थी, उसकी नीड हमें नहीं है, उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला में जो भी टर्म निकालनी है वो निकाल सकते हैं, प्रीवियस टर्म का हमें उससे कोई रिलेशन नहीं देखना। ऐसी चीज़ को, ऐसे फॉर्मूले को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, जिसमें प्रीवियस टर्म्स की नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, अगर हमें कोई पेज नंबर फाइंड करना है तो हम बुक में डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल मुझे 96 पेज नंबर चाहिए तो मैं डायरेक्टली 96 पेज ओपन करूँगी, उसके लिए मैं 95, 94 इससे प्रीवियस पेजेस को देखने की जरूरत तो नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा फॉर्मूला जिसको हम डायरेक्ट प्रीवियस टर्म्स की नीड के बिना ही कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। अब रिकर्सिव में क्या होता है? ईच टर्म इज फाउंड यूजिंग प्रीवियस टर्म।
ऐसा फॉर्मूला जिसमें हमें प्रीवियस टर्म पहले निकालनी पड़ेगी, फिर हमें सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म या कोई भी नेक्स्ट टर्म निकालनी। जैसे कि एक सीरीज़ है 2, 5, 8, 11, इसकी फर्स्ट टर्म हमें पता क्या है 2, ये भी पता है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। अब हमें एक फॉर्मूला दे दिया Tn इक्वल्स टू Tn माइनस 1 प्लस 3 कि आपको कोई भी टर्म निकालनी है तो n यानी nth टर्म निकालनी है तो n माइनस 1 उससे पहली वाली टर्म में क्या करो 3 ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो मैंने n की प्लेस पर क्या रखा 4, जहाँ जहाँ फोर्थ n था वहाँ 4 रख दिया, 4 माइनस 1 इज 3। अब यानी फोर्थ टर्म क्या है, थर्ड टर्म प्लस 3, थर्ड टर्म क्या है 8, तो 8 प्लस 3 विच इज़ 11। यानी अब मुझे फोर्थ के लिए पहले क्या पता होनी चाहिए थर्ड। तो ऐसा फॉर्मूला जिसके लिए मुझे प्रीवियस टर्म का यूज़ करना पड़ता है, मुझे प्रीवियस टर्म पता होनी चाहिए, ऐसे फॉर्मूले को हम बोलते हैं रिकर्सिव फॉर्मूला। इसका सबसे ईजी रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि हाँ मान लो हम डेली जो है आप कितने रुपीज़ सेव करते हैं 50 रुपीज़ एवरी डे, डेली की सेविंग्स क्या है 50 रुपीज़ एवरी डे। अब फर्स्ट डे आपके पास कितने रुपीज़ थे 100, तो नेक्स्ट डे आपके पास कितने होंगे 50 रुपीज़ ऐड कर देंगे हम, कितने आ गए 150। फिर अब मुझे फर्स्ट डे की मनी पता है, सेकंड डे की कितनी होगी, फर्स्ट डे की पता है 100, सेकंड डे की कैसे निकलेगी, फर्स्ट में मैंने क्या किया, सेकंड डे की मनी के लिए मैंने फर्स्ट वाली मनी में क्या किया 50 ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर मुझे थर्ड डे की चाहिए तो मैं कहूँगी जो भी सेकंड डे की मैंने मनी सेव करी होगी उसमें 50 ऐड कर दो, तो थर्ड के लिए मैंने सेकंड में फिर से ऐड कर दिया। यानी मुझे प्रीवियस टर्म का यूज़ करना पड़ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज अपनी मनी निकालनी है तो मुझे यस्टरडे जितना सेव किया था वो प्लस उसमें 50 करना पड़ेगा। यानी मुझे ये यस्टरडे की सेविंग की नीड है ना, प्रीवियस की चीज़ है ना, या तो कोई फॉर्मूला डायरेक्ट तो नहीं लिखा है जिससे मैं निकाल लूँ, तो इसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला जिसमें हमें प्रीवियस की हेल्प से हम नेक्स्ट टर्म को निकालते हैं उसे हम बोलते हैं रिकर्सिव फॉर्मूला। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग दैट इज सीरीज किसे कहते हैं। तो बहुत सीरीज तो बहुत सिंपल है, अगर आपको सीक्वेंस पता है एक ऑर्डर लिस्ट, तो सीरीज में कुछ नहीं है। इफ A1 A2 A3 अप टू AN इज अ सीक्वेंस, हमने कहा ये नंबर्स का कुछ लिस्ट है, इसे हम सीक्वेंस कह रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को। अब इसी में अगर मैं प्लस या माइनस का साइन लगा दूँ तो इसे क्या बोल देंगे सीरीज। तो सीरीज और कुछ नहीं, बस सीक्वेंस में प्लस या माइनस का साइन से कनेक्ट कर दो तो उसे क्या बोलते हैं सीरीज। तो द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फॉर्म अ सीरीज। तो सीरीज कुछ अलग नहीं है, सीक्वेंस को ही सीरीज कहते हैं अगर उसमें हम प्लस या माइनस के साइन से कनेक्ट कर दें। तो फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 इज अ सीक्वेंस, क्योंकि कॉमा से हर एक टर्म किससे यहाँ पर अलग अलग सेपरेट हुई हुई है कॉमा से, लेकिन अगर प्लस या माइनस से सेपरेट हो जाएगी तो। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टर्म दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं तो ध्यान से समझेंगे इसे भी। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म के बाद आने वाली जो भी टर्म्स हैं इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर डी। वो किससे मिलती हैं, एक फिक्स नंबर डी को ऐड करके टू द प्रीवियस टर्म, पिछली टर्म में, एंड द फिक्स नंबर डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। और ये फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फिक्स का मतलब ये है कि वो क्वांटिटी सेम होगी, ये नहीं कि एक बार मैंने 2 ऐड कर दिया फिर मैंने 3 या मैंने 4 या 5 या 6, वो सीक्वेंस होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है जब सेम अमाउंट ऐड हो रही है बार बार। अभी एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय, और उस AP की nth यानी लास्ट टर्म जिसे हम बोलते हैं वो किस फॉर्मूले से दी गई है A + n - 1 × D, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ पर n फिर से क्या है एक नेचुरल नंबर। अब हम उसे AN भी कह सकते हैं AP की लास्ट टर्म को, या TN भी कह सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना है हमें जनरल A + n - 1 × D। नाउ AN ये तो हमने समझ लिया, AN मतलब nth टर्म, ठीक है, या लास्ट टर्म। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। D मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी वो सेम चीज़ सेम अमाउंट जो ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है। और A क्या है, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। A क्या है हमारे पास उस AP की फर्स्ट टर्म। अब ध्यान से समझेंगे एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक AP लिखी है, फिलहाल ये AP है। पहली बात तो हम ये पता होना चाहिए कि ये AP क्यों है। 10 15 20 25 30 ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें फर्स्ट टर्म के बाद से जितनी भी टर्म्स हैं वो प्रीवियस में क्या ऐड करके आनी है 5। तो अभी हमने पढ़ा था कि अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। वो फिक्स नंबर से ऑब्टेन होती हैं, उस सीरीज़ को क्या बोलते हैं हम AP। अब इस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस या फिर क्या बोलते हैं D। तो ये फिक्स नंबर जो अमाउंट ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो सेम अमाउंट, उसे तो हम D बोलेंगे। वो यहाँ पर क्या है 5। A क्या था फर्स्ट टर्म, इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है 10। अब हमें कैसे पता लगता है कि ये एक AP है। देखो AP की सबसे ईजी रिकॉग्निशन यानी सबसे आसान तरीका पहचानने का ये है कि आप उसका कॉमन डिफरेंस निकालो। जैसे मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ लिखी है एंड सो ऑन। अब मुझे अगर ये फाइंड करना है कि ये AP है या नहीं तो मैं क्या निकालूंगी कॉमन डिफरेंस, कि यहाँ पर D क्या आ रहा है। तो पहले मैंने फर्स्ट 2 टर्म से D की वैल्यू निकाली, 3 - 1 कितना आया 2। फिर मैंने दोबारा D निकाला, दिस माइनस दिस, 5 - 3 क्या आया 2। फिर मैंने दोबारा D निकाला, 11 - 5 क्या आ गया 6। और मैंने एक और बार नेक्स्ट टर्म्स की हेल्प से निकाला, भाई फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, देन A3, देन A4 एंड A5। फिर क्या निकाला A5 - A4 करके। अब कॉमन डिफरेंस का मतलब ही था कि वो सेम आना चाहिए। क्या कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम आ रहा है, नहीं। फर्स्ट 2 में 2 आया, देन 6 एंड, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। ये AP नहीं है। वैसे AP हमारा जो है वो 10th क्लास का चैप्टर है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही AP का पार्ट आया है, बट अगर आप यहीं पर समझ लेंगे तो आपके लिए 10th क्लास में ये कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। नाउ
ध्यान से समझेंगे, एपी क्या होती है, ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर प्रोग्रेशन या ऐसी सीरीज जिसमें ईच टर्म, ईच प्रीवियस टर्म में अगर हम सेम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये डी हमेशा पॉजिटिव हो, ये नेसेसरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है, -1 -1 -1 -2 -2 -2, बट वो होना चाहिए फिक्स नंबर, ये नहीं कि एक बार -2 एक बार +5, एक बार -2 एक बार -3, सेम अमाउंट से ही ऐड या सब्ट्रैक्शन होगा, तो उस लिस्ट ऑफ नंबर को हम एपी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी किसे बोलते हैं। इट इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म is obtained by multiplying the previous term by a fixed number and this constant factor r is called the common ratio। इस बार ऐड या सब्ट्रैक्ट की जगह क्या हो रहा है, सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड, सेम अमाउंट से मल्टीप्लिकेशन कह दो या डिवीजन कह दो। फॉर एग्जांपल मैंने डिवाइड क्यों बोला, अब जैसे मैं कह रही हूँ सेम अमाउंट से कोई चीज़ 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, या फिर सेम अमाउंट से 1/5 से मल्टीप्लाई, इस 1/5 को मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई बाय 1/5 एंड डिवाइड बाय 5। क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए। एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें ईच टर्म, फर्स्ट टर्म के बाद जो जितनी भी टर्म्स हैं वो सेम अमाउंट से किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके मिल रही है, इस बार प्लस ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं, मल्टीप्लिकेशन से मिल रही है। और वो जो सेम, जैसे हमने कॉमन डिफरेंस डी बोला था, यहाँ पर उसे कॉमन रेशियो बोलते हैं, उस सेम फिक्स नंबर को कॉमन रेशियो बोलते हैं और किससे डिनोट करते हैं, आर से। nth टर्म जीपी की कैसे लिखी जाती है, TNS ARn-1। कोई भी नंबर वाली टर्म यानी किसी भी नंबर की टर्म लिखनी है तो a यानी फर्स्ट टर्म, r यानी कॉमन रेशियो और n यानी नंबर ऑफ टर्म। अभी से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास 3, 6, 12, 24 ये एक सीरीज़ है और मैं ध्यान से देखूँ तो हर बार क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और क्या पूछा है, फाइंड द फिफ्थ टर्म। पहली बात तो हर बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कंफर्म है कि ये क्या है, जीपी। अब मैंने कहा है कि इसकी फिफ्थ टर्म निकालो, तो ये जनरल फॉर्मूला है Tn = ARn-1। फिफ्थ टर्म के लिए मैंने n की जगह पर क्या रख दिया, 5, जहाँ जहाँ n है मैंने क्या रख दिया है, 5। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, 3। आर मतलब कॉमन रेशियो, जो सेम अमाउंट से मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो क्या है, 2। 5 - 1 इज 4, सो 3 × 2⁴, ये क्या हो गया, 16। 2 × 2 × 2 × 2 16, 16 3 = 48। तो यानी इस एपी की फिफ्थ टर्म क्या होगी, 48। सिमिलरली एक हम जीपी की फिफ्थ टर्म क्या होगी, 48। एबी का भी एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एपी गिवन थी, अगर कोई मुझे इसकी फिफ्थ टर्म कहेगा तो हमने कहा nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, यही होता है। अब nth फिफ्थ कह रहे हैं तो n की प्लेस पर 5 रख दिया, a यानी 10 फर्स्ट टर्म, n - 1 यानी 5 - 1 × d क्या था, कॉमन डिफरेंस यहाँ 5, सो 10 + 4 × 5, 10 + 20 विच इज़ 30। अब ध्यान से देखिए, क्या इसकी फिफ्थ टर्म 30 है, यस, इसकी फिफ्थ टर्म क्या ही है, 30। तो हम कोई भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं सिर्फ इस जनरल फॉर्मूला से। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी भी एक जनरल फॉर्मूला से कोई भी लिस्ट की टर्म निकाल सकते हैं, तो यानी कि कैसा फॉर्मूला है, ये है एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला है ये, एक्सप्लिसिट। और रिकर्सिव क्या होता था, जिसमें मुझे प्रीवियस टर्म भी निकालनी पड़ती थी, पर हमें यहाँ पर एपी और जीपी में प्रीवियस की तो नीड ही नहीं हुई। जो भी नंबर वाली टर्म निकालनी है वो हम इन दो जनरल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एपी के लिए याद रखेंगे nth टर्म निकालने का, यानी कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d, और जीपी में क्या है, Tn = ARn-1। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द इंट्रोडक्शन, दैट इज फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स किसे कहते हैं, तो फ्रैक्टल्स कुछ और नहीं, सेम रिपीटेड पैटर्न को फ्रैक्टल्स बोलते हैं। तो फ्रैक्टल्स आर पैटर्न्स दैट रिपीटेड देमसेल्फ एट डिफरेंट स्केल। फॉर एग्जांपल हमने कोई एक चीज़ माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखी, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, अनियन सेल्स या चीक सेल्स, अनियन पील को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें पैटर्न दिखता है ना कुछ बॉक्सेस से, ऐसे ही चीक सेल्स में भी हमें बॉक्सेस से दिखते हैं ना। तो यानी अगर हम सेम रिपीटेड, एक पैटर्न सेम रिपीट हो रहा है, डिफरेंट स्केल का मतलब जितना जूम करते जाओ फिर से सेम पैटर्न, और जूम करेंगे और सेम पैटर्न, वही द स्मॉल पार्ट लुक सिमिलर टू द होल। जो भी आप जितना उसे आप जूम करते जा रहे हो वो छोटी से छोटी चीज़ वैसी ही लग रही है जैसे वो बड़ी थी, होल पार्ट की थी, जिसका वो हिस्सा थी, तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्टल्स। जैसे हम नेचर में भी पैटर्न देखते हैं, जैसे ब्रांचेस का पैटर्न हो गया, ट्रीज़ की लीव्स पे जो हमारे पास विनेशन होती है, ये पैटर्न जो है आप जितना भी इसे करके देखें जूम, तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल वैसा ही चलता आ रहा है जैसे स्टार्टिंग से था। जैसे ये एक ट्राइंगल है, मैंने ट्राइंगल में से कुछ पार्ट कट कर लिया तो अब ये ऐसा हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से भी टू सेम चीज़ कट कर ली तो अब ये ऐसा हो जाएगा, फिर मैं और इसमें से कट कर लूँ, जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्टल्स। और नेचर में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे लीफ ऑफ फर्न लीफ अगर आपने 9th 10th के प्रैक्टिकल में देखी हो, क्लास 9 के प्रैक्टिकल में भी आता है, बायोलॉजी में आपके पास एक हमारे पास प्लांट है फर्न्स, जिसकी लीफ अगर आप देखो तो सेम पैटर्न फॉलो करती हैं। और इस ट्राइंगुलर पैटर्न को स्टेज 1, 0, 2 इसको हम बोलते हैं सियरपिंस्की ट्राइंगल्स। क्या बोलते हैं, सियरपिंस्की ट्राइंगल। तो यहाँ तक हमारा जितना भी इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 8.1। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन विच nth टर्म इज गिवन बाय। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, और हर एक पार्ट में nth टर्म का एक जनरल फॉर्मूला दिया है, यानी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दिया है। अभी जैसे हम समझ भी चुके हैं, एक्सप्लिसिट यानी जिसमें हम डायरेक्ट बस नंबर कौन सी टर्म निकालनी है वो n की वैल्यू पुट करें और वो टर्म आ जाए। तो ये 3 पार्ट्स दिए हैं, सब में जनरल एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दिया है और हमें फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है सीक्वेंस की। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, Tn यानी जनरल फॉर्मूला क्या है, 3n - 4। अब मुझे फर्स्ट 5 लिखनी है, यानी n की प्लेस पर पहले क्या पुट करना है, 1। तो ये हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 4 विच इज़ -1।
अब n की प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2, फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2, तो क्या आ जाएगा 2। फिर n की प्लेस पर 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म के लिए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3, तो आ जाएगा 5। फिर n की प्लेस पर 4 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 4। फिर n की प्लेस पर हम 5 पुट करेंगे, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5, 11। तो हमने फर्स्ट 5 टर्म्स लिख ली। अब हम सीक्वेंस लिख सकते हैं। सीक्वेंस क्या हो जाएगी, तो सीक्वेंस हमारी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म इज -1, देन 2, देन 5, 8 एंड 11। तो हमने इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स लिख दी हैं। सिमिलरली हम और सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया है 2 - 5n, तो अगेन n की प्लेस पर 1 लिखेंगे, तो t जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट करना है, जहाँ जहाँ भी n है वहाँ वहाँ 1, विच इज़ -3। n को 2 पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2, विच इज़ -8। n की प्लेस पर 3, तो वेर एवर n इज़ रिटन यू विल राइट 3, विच इज़ -13। और हमारे पास सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 4। नाउ वेर एवर is n, you have to write 5 for the fifth term. So 2 - 25, which is -23. तो इस बार हमारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म इज -3, then -8, then -13, -18 and -23. Similarly, we can do the third part also in the similar way. Here again third part is Tn equals to n square minus 2n plus 3. तो n की प्लेस पर 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, यानी 1 - 2 + 3. नाउ 1 - 2 इज -1 + 3, विच इज़ 2. नाउ n की प्लेस पर 2, तो t2 यानी सेकंड टर्म, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 पुट कर देंगे, विच इज़ 4 - 4 + 3, तो क्या आ जाएगा 3. n की प्लेस पर 3 पुट करेंगे, यानी थर्ड टर्म के लिए 3² - 2 × 3 + 3, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने 3 लिखना, 3 + 3 इज 6. n की प्लेस पर 4 पुट करेंगे, तो 4² - 2 × 4 + 3, which is 16 - 8 + 3. 8 + 3 is 11. n equals to 5. तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5. 25 - 10 + 3, which is 15 + 3 18. तो सीक्वेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, 2, 3, 6, 2, 3, 2, 3, 6, 11 एंड 18. तो सिंपल है, बस जनरल फार्मूला जो हमें एक्सप्लिसिट फार्मूला दिया है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिखते जाना है, कौन सी टर्म निकालनी है और वो टर्म फाइंड हो जाएगी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द 10th एंड 15th टर्म. अब एक्सप्लिसिट फार्मूला है तो कोई भी टर्म निकालने के लिए कहा जाता है. अगेन फार्मूला दिया है, एक्सप्लिसिट फार्मूला है, जनरल फार्मूला 5n - 3, और कौन सी टर्म पूछी है 10th पूछी है, तो n की प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 10, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या पुट करेंगे 10, तो 50 - 3 यानी कितनी आ गई 47. 10th टर्म क्या है 47. सिमिलरली 15th टर्म पूछी है तो n की प्लेस पर 15 पुट कर देंगे. 15th टर्म पूछी है तो n की प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया 5 × 15 - 3, विच इज़ 15 × 5 75 - 3, दैट इज 72. तो 15th टर्म कितनी आ गई 72. तो सिंपल है. डिटरमाइन वेदर, ये डिफरेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे. डिटरमाइन वेदर 97 एंड 172 आर द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ दिस और नॉट. उन्होंने कहा है जो सीक्वेंस इस जनरल फॉर्मूला से बनेगी, जो भी सीक्वेंस इससे बनेगी, उन टर्म्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं पर भी क्या 97 या 172 आता होगा. तो इस बार हमसे ये पूछा है कि क्या 97 और 172 इसमें आता है. तो अगर ये इस टर्म में आता होगा, ध्यान से देखेंगे, मानते हैं कि ये कहीं आता होगा, पर हमें ये नहीं पता कि वो इस सीक्वेंस में कौन से नंबर पे आएगा. फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अब मुझे नहीं पता कि 97 सेकंड प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर, फोर्थ है भी या नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे. लेट अस सपोज कि ये आता है. अगर ये आता है यानी ये टर्म है, कौन से नंबर की टर्म है ये, जिसे हम मान लेते हैं 97 यहाँ कहीं आ रहा है, कौन से नंबर पे है नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया nth नंबर पे आ रहा है. हमें नहीं पता कौन से नंबर पे आ रहा है, 5th पे है, 15th टर्म है, 7th टर्म है, 18th है, 30th है, हमने कहा nth टर्म है. तो nth टर्म क्या मान ली हमने 97, हमने लेट कर लिया ये कौन से नंबर पे आ रहा है 97. अगर ये 97 नंबर पे आ रहा है तो हमसे सॉल्व करते हैं एज इक्वेशन, माइनस के 3 उधर जाएंगे, +3, ये हो जाएगा 100 = 5n, तो n = 100/5. n की वैल्यू आ गई है 20. क्या ये n 20 यानी 20th टर्म इस सीक्वेंस की क्या है 97. अब n कैसा नंबर होता है नेचुरल, क्या हमारे पास n नेचुरल नंबर आ रहा है, यस. तो इसका मतलब ये, अगर ये नेचुरल नंबर आ रहा है, सिंस n इज़ अ नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर ही आ रहा है, इसका मतलब देयरफॉर 97 इज़ अ टर्म ऑफ
गिवन सीक्वेंस की 97 टर्म है। सिमिलरली 172 के लिए भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास nth टर्म हमें नहीं पता कौन से नंबर पे आ रहा है, तो हमने कहा nth नंबर पे आ रहा है 172, माइनस के 3 इधर जाएंगे तो +3 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 175 इक्वल्स टू 5n, तो n आ जाएगा 175/5 विच इज 5 3 15 5 5 25, यानी 35th। तो इस सीक्वेंस की 35th टर्म क्या है? 172। इस सीक्वेंस की 20th टर्म थी 97 और 35th टर्म क्या है? 172। और सिंस अगेन n इज अ नेचुरल नंबर, फिर से ये कैसा नंबर आ रहा है? नेचुरल। देयरफॉर 172 इज ऑल्सो अ टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। ये भी क्या है? इसकी एक टर्म है। अगर n नेचुरल आएगा तो येस, और अगर n फ्रैक्शनल, नेगेटिव, जीरो ये सब आ रहा है या डेसिमल में आ रहा है तो ये इसकी टर्म नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन है, दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर n ग्रेटर देन 1 इज 607? कौन सी टर्म है जो इस सीक्वेंस की 607 है? तो हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, तो लेट हमने माना कि वो nth टर्म है, तो nth टर्म कितनी है? 607। हमें नहीं पता कि कौन से नंबर वाली टर्म है वो। माइनस के 3 उधर जाएंगे तो +3 हो जाएंगे। नाउ 610 इक्वल्स टू 5n, n इज इक्वल्स टू 610/5, 5 1 5, 5 2 10, एंड देन अगेन 5 2 10, यानी कौन से नंबर वाली है? हेंस 122th टर्म इज 600। इस गिवन सीक्वेंस की 122nd टर्म जो है वो क्या है? 607। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सीक्वेंस इज गिवन बाय रिकर्सिव रूल। इस बार रिकर्सिव रूल से एक सीक्वेंस दी है जिसकी फर्स्ट टर्म हमें बताई है क्या? -5, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म के लिए फॉर्मूला दिया है कि कोई भी नंबर की टर्म निकालनी है तो tn + 3, यानी अगर मुझे n+1 नंबर की निकालनी है तो tn उससे प्रीवियस वाली टर्म में क्या ऐड हो जाएगा? 3। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब मुझे इस सीक्वेंस की कुछ टर्म्स लिखनी है, ध्यान से देखेंगे। मुझे इस सीक्वेंस को लिखना है, उसकी फर्स्ट 5 यानी t1, t2, t3, t4 और t5, 5 टर्म्स लिखनी है, जिसमें से t1 यानी फर्स्ट टर्म तो मुझे ऑलरेडी पता है कितनी है? -5। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म की, यानी t2 की। तो n की प्लेस पर अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए t2, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर n+1 यानी कोई भी नंबर वाली टर्म निकालनी है उससे प्रीवियस वाली, n+1 से तो उससे प्रीवियस क्या होगा? n, वो वाली पता होनी चाहिए। तो यानी t2 चाहिए तो प्रीवियस यानी क्या? t1, और उसमें क्या ऐड करना है? 3। t1 क्या था? -5 + 3, कितना आ जाएगा? -2। सिमिलरली अगर मुझे t3 चाहिए तो n+1 से पहले यानी t3 से पहले क्या आएगा? t2 + 3, तो t2 यानी -2 + 3 विच इज़ 1। सिमिलरली अगर मुझे t4 चाहिए फोर्थ टर्म, तो फोर्थ से पहले क्या आएगा? थर्ड टर्म + 3, थर्ड टर्म क्या है? 1 + 3 विच इज़ 4। फिफ्थ टर्म चाहिए तो फिफ्थ से पहले क्या आएगा? फोर्थ + 3, यानी फोर्थ क्या थी? 4 + 3 विच इज़ 7। तो यानी हमारे पास सारी टर्म्स आ गई है। -5, देन सेकेंड टर्म इज़ -2, थर्ड टर्म इज़ 1, देन 4, और फिफ्थ टर्म क्या आई है? 7। सिंपल था, फॉर्मूले में पुट करना है, बस इसमें प्रीवियस टर्म पहले पता होनी चाहिए। इज़ 52 अ टर्म ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस? अब ये जो हमें जनरल फॉर्मूला दिया है tn + 1 इक्वल्स टू tn + 3, क्या इस सीक्वेंस में कहीं पर भी, जैसे ये -5 -2 1 4 7, इसमें कहीं पर भी 52 आएगा? तो ये कैसे चेक करेंगे कि 52 इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं? अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है? इसकी nth टर्म अगर मुझे लिखनी हो, ये तो सीक्वेंस के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया, अब मुझे इस सीक्वेंस की अगर nth टर्म लिखनी है, nth टर्म यानी tn, तो वो कैसे लिखी जाएगी? तो देखो nth टर्म का फॉर्मूला मैंने बताया था, पहले तो देखते हैं क्या ये सीरीज़ सेम कुछ फॉलो कर रही है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है? AP। ये एक AP है जिसमें हर बार क्या ऐड हो रहा है? 3। अब इस गिवन AP में हमें पता है, गिवन अगर AP है, फॉर गिवन AP nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? a + n - 1 × d। यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने AP में, ध्यान से देखेंगे। nth टर्म ऑफ एन AP इज a + n - 1 d। क्योंकि ये एक AP है जहाँ सेम अमाउंट से नंबर ऐड हो रहा है, सेम क्वांटिटी, बार बार +3 ही ऐड हो रहा है, तो nth टर्म तो हम लिख सकते हैं। अब nth टर्म का फॉर्मूला ये हो गया, हमें नहीं पता कि इसमें 52 कहाँ आता है, तो हमने कहा कि nth टर्म होगी, किसी नंबर पे आता होगा 52। a फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? -5, फर्स्ट टर्म होता है a, n - 1 हमें तो पता ही नहीं कि कौन से नंबर पे आता है। d कॉमन डिफरेंस, जिसे क्या होता था? सेम चीज़ को कॉमन डिफरेंस कहते थे। d क्या है यहाँ? 3, और a क्या है यहाँ? -5। सेम अमाउंट से जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस। माइनस के 5 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? +5 n - 1 × 3, ये हो जाएगा 57 n - 1 × 3। मल्टीप्लाई वाले 3 किस में चले जाएंगे? डिवाइड में, इक्वल्स टू n - 1। 3 1 = 3, 3 9 = 27, तो n - 1 आ गया है 19, तो n की वैल्यू 19 + 1 विच इज़ 20। यानी इस सीक्वेंस में 20th टर्म जो है वो क्या है? 52। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर ना आती, फ्रैक्शनल या नेगेटिव आती, तो हम कहते हैं कि 52 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन सीरीज या गिवन AP। ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ़ t1 इज़ 1, t2 इज़ 2, t3 इज़ 4 एंड कोई भी
अगर टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हमें ये दिया है, फॉर n ग्रेटर देन 4 फाइंड T4 T5 T6 T7 T8। अब ध्यान से देखते हैं, अगर मुझे कोई भी टर्म निकालनी है तो पहले मुझे उससे प्रीवियस लिखना पड़ेगा, फिर उस टर्म से भी उससे प्रीवियस, और फिर उससे प्रीवियस। तो सिंपल है कि अगर मुझे T4 चाहिए तो उससे प्रीवियस की 3 टर्म्स चाहिए, यानी जस्ट प्रीवियस T3, देन उससे प्रीवियस T3 से प्रीवियस T2 एंड देन T1। T3 तो ऑलरेडी पता है 4, T2 पता है 2 और ये है 1, तो ये कितना हो गया 7। सिमिलरली अगर मुझे T5 चाहिए तो देखें 3 प्रीवियस टर्म, T5 से जस्ट प्रीवियस T4, इससे प्रीवियस T3 देन T2। T4 अब तो पता है कितना 7, देन 4 देन 2, 13 हो जाएगा। T6 फाइंड करना है तो उससे प्रीवियस T5 T4 T3, T5 कितना है 13 प्लस 7 प्लस 4 विच इज़ 24। T7 चाहिए तो क्या हो जाएगा T6 प्लस T5 प्लस T4, T6 कितना है 24, T5 विच इज़ 13, T4 विच इज़ 7, 44। नाउ T8 चाहिए तो उससे प्रीवियस जस्ट प्रीवियस 3 टर्म्स क्या होंगी T7 T6 एंड T5। T7 क्या है 44, T6 क्या है हमारे पास 24 एंड T5 क्या है 13। तो उससे जस्ट प्रीवियस के लिए हम इन तीनों को ऐड कर देंगे 24, 44 एंड 13, तो ये क्या आ जाएगा 81। हेंस जो हमारे पास टर्म्स लिखनी थी हमें, देयरफॉर T4 कितना है 7, T5 इज 13, T6 इज 24, T7 इज 44 एंड T8 इज 81। तो सिंपल है, बस जो भी फॉर्मूला हमें गिवन है प्रीवियस टर्म की हेल्प से वो निकालना है, और प्रीवियस ऑलरेडी गिवन होती है, वो ऑलरेडी गिवन होगी, क्योंकि ये कैसा फॉर्मूला है रिकर्सिव, तो रिकर्सिव में आपको प्रीवियस हमेशा गिवन देंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 8.1। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 10th एंड द 26th टर्म ऑफ दिस AP। अब हमें 10th और 26th यानी A10 एंड A26 ये फाइंड करना है। AP हमें ऑलरेडी गिवन है, कभी भी कोई भी टर्म निकालनी है तो AP की हमें 2 थिंग्स पता होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म विच इज़ A, जो कि यहाँ पर क्या है 3, एंड कॉमन डिफरेंस, जो हम कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A2 माइनस A1 दैट इज़ 8 माइनस 3, तो वो क्या हो जाएगा 5। अब हमें कोई भी टर्म निकालनी हो तो उसका जनरल फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमें nth नहीं, हमें कौन सी पूछी है a 10th, यानी n की प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 10, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d। a क्या है 3, 9 की वैल्यू एज इट इज़, d की वैल्यू क्या है 5, तो 3 प्लस 5 9 45 विच इज़ 48। तो 10th टर्म हमारे पास क्या आ गई है 48। सिमिलरली अगर मुझे 26 निकालनी है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 26 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 26 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 25d। a की वैल्यू 3 है, 25 इंटू 5 विच इज़ 3 प्लस 125 विच इज़ 128। तो सिंपल है, बस nth टर्म का फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, 10th है 26th है 100 है, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP इज़ माइनस 81। पहले इतना क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी टर्म, यानी विच टर्म मतलब कौन से नंबर वाली टर्म, 10th टर्म 12th टर्म 15th टर्म्स 18th टर्म, यानी n पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टर्म, इज़ माइनस 81, और ये बता दिया है कि क्या है वो माइनस 81। पहले इस गिवन AP में हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, हमें क्या गिवन है 21। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 यानी 18 माइनस 21, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है तो -3। हमसे पूछा है इस AP में माइनस 81 किस जगह आता है, विच टर्म ऑफ द AP इज़ माइनस 81। तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म जो है वो माइनस 81 है, 12th टर्म है 15, तो लेट इट बी nth टर्म। हमने माना कि कौन सी टर्म है nth, तो ये हमने माना कि ये nth टर्म है जो हमारी 81 है। अब वो nth की वैल्यू हम अपने आप इस फॉर्मूले में पुट करके फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या किया, a की प्लेस पर 21, n हमें नहीं पता, d की वैल्यू -3। अब यहाँ कैलकुलेशन देखेंगे, पहले ये प्लस वाला नंबर इधर जाएगा -1, n माइनस 1 इंटू -3, ये मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा माइनस के 100, 1 और 1 2, ये क्या हो जाएगा माइनस के 102। नाउ n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में -3 है तो दूसरी साइड डिवाइड में चले जाएंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 3 3 9, 3 4 12, तो 34 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और माइनस के 1 उधर जाएंगे तो +1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 35, यानी 35th टर्म जो है वो क्या है हमारी, 35th टर्म ऑफ AP इज़ -81। अगर n फ्रैक्शनल या डेसिमल या नेगेटिव आता तो इसका मतलब ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो नेचुरल नंबर आ रहा है यानी 35th टर्म जो है वो -81 है। अब इसमें एक और पार्ट है हमारे पास, ऑल्सो 0 इज़ द टर्म ऑफ दिस AP, क्या 0 भी इसकी टर्म है,
तो अगेन हमें नहीं पता कि ज़ीरो कौन सी प्लेस पर आएगा, 5th टर्म है, 6th टर्म है, 12th टर्म है, 20th टर्म है, तो हमने कहा लेट nth टर्म है। अब n अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से नंबर की टर्म जो है वो ज़ीरो है। अभी तो हमें नहीं पता कि कौन से नंबर की टर्म जो है वो हमारी ज़ीरो है। प्लस के 21 इधर आएंगे, माइनस के 21, माइनस के 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएंगे डिवाइड में, n माइनस 1 इक्वल्स टू 7, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 + 1 विच इज़ 8। इट मीन्स 0 इज़ द 8th टर्म ऑफ द AP। इस AP की 8th टर्म जो है वो 0 है। और ये दोनों ही वैल्यू क्यों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, n इज़ अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस AP, राइट द रिकर्सिव रूल फॉर दिस। nth टर्म फाइंड करनी है हमें। पहले गिवन AP में हम देखते हैं, पता क्या है, a है 11 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस है दिस माइनस दिस, हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट, तो माइनस के 3। मेरे पास a भी है d भी है, मुझे nth टर्म पूछी है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो nth टर्म के लिए a की वैल्यू 11, n एज इट इज़ क्योंकि नहीं पता। नाउ ओपन करेंगे, -3 × n, माइनस के 3n, माइनस माइनस प्लस, 11 + 3 14 प्लस माइनस माइनस, तो nth टर्म हमारे पास आ गई है 14 - 3n। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इस AP का आप क्या लिखो, रिकर्सिव रूल। रिकर्सिव रूल हम समझ पढ़ चुके हैं पहले भी, मैंने इंट्रोडक्शन में भी एक्सप्लेन किया था कि वो रूल जिसमें हम नेक्स्ट टर्म की वैल्यू प्रीवियस टर्म की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, 11 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो 8 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो 5 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो 2, यानी फर्स्ट टर्म हमारी अगर क्या है 11 और मुझे उससे क्या चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए। तो सेकंड टर्म के लिए मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट टर्म में से किसको माइनस किया, 3 को। तो अगर मुझे रूल लिखना है, देयरफॉर रूल क्या होगा कि कोई भी मुझे nth टर्म लिखनी है तो n - 1 यानी उसकी प्रीवियस टर्म में से क्या माइनस कर दो, 3। क्या माइनस कर दो उसकी प्रीवियस टर्म में से, 3। और फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हम सेकंड टर्म के लिए तो रूल बना रहे हैं, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, सेकंड, क्योंकि हम सेकंड के लिए रूल बना रहे हैं। तो सिंपल है, बस यही करना था इसमें हमारे को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an AP consists of 50, an AP consists of 50 in which the third term is 12, an AP consists of 50 terms, वही कुछ मिसिंग था, an AP consists of 50 terms in which third term is 12 and last term is 106। एक AP में कितनी टर्म है, यानी n कितना है 50, थर्ड टर्म इज़ 12 यानी A3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 12, एंड लास्ट टर्म, जब 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म की बात हो रही है, वो कितना दिया है 106। फाइंड द 29th टर्म, 29th टर्म हमें फाइंड करनी है। अब थर्ड टर्म 12 है, थर्ड टर्म 12 होने का मतलब क्या होता है, a + 3 - 1 × d विच इज़ a + 2d की वैल्यू क्या है 12। कहाँ से आया ये, an का फॉर्मूला क्या था, a + n - 1 × d। नाउ a50 इज़ 106 विच इज़ a + 50 - 1 × d, यानी a + 49, d की वैल्यू क्या है 106। अब हमने 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा हुआ है। कैसे 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। 2 इक्वेशंस हैं तो और कोफिशिएंट भी सेम है, तो सब्ट्रैक्टिंग ऐसा करेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दें, माइनस कर देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, नीचे वाली चीज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, a - a, 49 - 2 इज़ 47d, 6 - 2 4 दैट इज़ 94। तो d की वैल्यू आ गई 94/47 विच इज़ 2। अब d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 a + 2d की वैल्यू कितनी थी 12, a की वैल्यू एज इट इज़, d की प्लेस पर 2 क्योंकि अब तो हमें d पता है, तो 2 = 4, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 12 - 4 विच इज़ 8। अब हमारे पास a भी है d भी है, सॉरी a की वैल्यू आ गई 12 - 4 विच इज़ 8, a भी है d भी है, तो a भी पता है d भी पता है। क्या पूछा था, a 29th टर्म पूछी थी, a 29th मतलब a + 29 - 1d विच इज़ a + 28d। अब a + 28d, तो a एज इट इज़, a की वैल्यू क्या है, सॉरी 8, 28 × d की वैल्यू क्या है 2 विच इज़ 8 + 56, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 64th, यानी 29th टर्म हमारे पास क्या है इस AP की 64th। तो 29th टर्म ऑफ दिस AP इज़ 64। सिंपल है, 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया है हमने।
ओ इस इक्वेशन में ए और डी टू ही वेरिएबल्स से टू ही इक्वेशन थी, दोनों में कोफिशिएंट देखो किसका सेम है, यहाँ डी का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 49, जिसका कोफिशिएंट सेम है, ए का 1 है, यहाँ भी ए का 1 है, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। ऐड कब करते हैं, जब दोनों के साइन ऑपोजिट होते हैं, पर दोनों के साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ऐड की जगह क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। पहले एक AP लिखते हैं जो कि 3 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर है। सबसे पहला 2 डिजिट नंबर होता है 10, पर 10 3 से डिविजिबल नहीं होता, 11 भी नहीं, तो पहला क्या होगा 12, फिर 15 जो 3 से डिविजिबल होगा, देन 18, देन इसी तरह लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, देखो 100 तो 3 डिजिट नंबर हो गया, क्या होगा इससे पहले वाला 99, और 99 तो 3 से डिविजिबल होगा, तो यानी ये हमारी AP हो गई। ये तो हमने लिख दिया। हाउ मैनी पूछ रहे हैं कि 2 डिजिट्स आर डिविजिबल, हाउ मैनी यानी n की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हाउ मैनी यानी n की वैल्यू पूछिए, और लास्ट टर्म यानी an ऑलरेडी पता है कितना 99, हमें फर्स्ट टर्म भी पता है क्या है 12, d भी पता है क्या है 15 - 12 विच इज़ 3, a है d है an है, तो n आ जाएगा, an का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी, लास्ट टर्म पता है 99, a 12 + n - 1 इंटू 3, 99 - 12 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 87, और मल्टीप्लाई वाले 3 किस में आ जाएंगे, डिवाइड में, 3 × 6 3 9 27, n - 1 इज़ 29, तो n आ जाएगा 29 + 1 विच इज़ 30, यानी ऐसे कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं बाई 3, ऐसे नंबर हैं हमारे पास 30। नाउ व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल दीज 2 डिजिट नंबर, अब हमसे सम पूछ रहे हैं, तो सम किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं, उसका भी फॉर्मूला SN का हमें आना चाहिए। SN के 2 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, एक है n/2 2a + n - 1 इंटू डी, किसी भी AP में सम ऑफ टर्म्स निकालना है, जितनी भी टर्म्स निकालना है उनका फॉर्मूला एक तो ये है, और दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है, अगर हमें लास्ट टर्म पता है किसी भी AP की, लास्ट टर्म नहीं पता तो हम ये लगाते हैं, और अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम लगाते हैं a + l, या l को ही हम an भी बोलते हैं, क्योंकि मुझे इस केस में n भी पता है कितनी टर्म्स हैं 30, तो n की प्लेस पर 30 रख दिया, फर्स्ट टर्म पता है मुझे कितनी है 12, और लास्ट टर्म भी पता है कितनी 99, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। बाकी हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, और इससे भी हमारा सेम ही आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कैंसिल करेंगे 15, ये प्लस करेंगे 111, 15 × 111 इज़ 1665, तो सम ऑफ 30 फर्स्ट 30 टर्म्स क्या आ जाएगा 1665। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Harish started work at an annual salary of 5 lakhs and received an increment of this each year। ठीक है, उसकी सैलरी एनुअली यानी पूरे साल की कितनी थी 5 लाख, और एवरी ईयर उसका कितना इंक्रीमेंट हो रहा था, हर बार 20,000। हाउ मेनी ईयर्स डिड हिज इनकम इंक्रीज, कितने साल बाद उसकी इनकम 7 लाख हो जाएगी, तो पहले AP फॉर्म करते हैं। फर्स्ट सैलरी क्या थी 5 lakhs, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है 20,000 के इंक्रीमेंट के बाद क्या हो जाएगी 5 lakhs 20,000, फिर इंक्रीमेंट होगा तो 5 lakhs 40,000, एंड सो ऑन करके उसकी कितनी हो गई 7 lakhs। अब ये पूछ रहा है कितने टाइम में होगी, कितने ईयर्स में, यानी n की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हमें फर्स्ट टर्म पता है कितनी 5 लाख है, कॉमन डिफरेंस कितने कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 20,000 का, तो प्लस के 20,000, चाहे आप माइनस करके भी निकालो, और लास्ट टर्म भी पता है कि फाइनली कितनी हो जाएगी 7 लाख। तो अब हमसे पूछ रहे हैं n, तो an का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी, तो हमें नहीं पता कौन से साल में जाकर 7 लाख हुई, तो हमने माना nth ईयर में हुई है, a की प्लेस पर 5 लाख, n - 1 एज इट इज़, और d की प्लेस पर 20,000। नो ये प्लस के 5 लाख उधर जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, तो -5 लाख। नो 7 लाख - 5 लाख इज़ 2 lakhs, और ये मल्टीप्लाई वाले 20,000 डिवाइड में आ जाएंगे, जीरोस कैंसिल आउट, जीरो कैंसिल आउट, जीरो, ये आ गया 10, तो n - 1 की वैल्यू आ गई 10, n की वैल्यू 10 + 1 विच इज़ 11, तो यानी कितने साल बाद उसकी ये हो जाएगी 7 लाख सैलरी आफ्टर 11 ईयर्स। तो आफ्टर 11 ईयर्स जो है उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 11 ईयर्स बाद सैलरी कितनी हो जाएगी दिस। अब ये पूछा है 11 ईयर्स में तो जो हमारे पास है ये 7 लाख पहुंच जाएगी, लेकिन क्वेश्चन पूछा था आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड हिज इनकम रीच दिस, तो 10 फर्स्ट स्टार्टिंग में कितनी थी 5 lakhs, ठीक है, 11 साल बाद उसकी 7 लाख हो जाएगी, 11वें साल में 11th ईयर में, 11th ईयर में 7 लाख हो जाएगी, तो कितने साल बाद 7 लाख हुई, क्योंकि फर्स्ट सैलरी सिंस द फर्स्ट
जो सैलरी है वो तो फर्स्ट ईयर में ही थी, वो कितनी थी 5 लाख, लेकिन ये रीच जो हुई है ये कितनी बन चुकी है 7 लाख। इट रीचेस टू 7 लाख आफ्टर 10 ईयर्स। तो हमसे कितने साल बाद पूछा था, तो 10 आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर पूछ रहे हैं तो 10 ईयर्स, वरना कितने साल में हो जाएगी 11, ठीक है। कितने साल लगेंगे 11, तो फर्स्ट ईयर के बाद कितने साल लगे 10 ईयर्स। अ चाइल्ड arranges marble in the rows that first row has 1 marble, second row has 2 marble, third row has 3 and so on, ठीक है। फर्स्ट रो में 1 ही मार्बल है, फिर 2 ही है, सेकंड में, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, इस तरह से कितनी रोज़ बनाई हैं उसने 25 रोज़ बनाई हैं मार्बल्स की। हाउ मैनी मार्बल्स डज द चाइल्ड यूज़ इन ऑल, यानी टोटल कितने मार्बल हो गए। हाउ मैनी का मतलब हमसे टोटल मार्बल्स पूछ रहे हैं। टोटल मार्बल्स यानी कि हमसे क्या पूछने हैं, सम पूछ रहे हैं। टोटल मार्बल्स का मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, सम। टोटल मार्बल्स कह दो या सम कह दो, कितने टोटल हो गए एक ही बात है। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ए 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 1, और लास्ट टर्म nth या l विच इज़ 25। तो सम का फॉर्मूला क्या था n/2, Sn का फॉर्मूला n/2 a + l। अब यहाँ पर कितने ऐसे मार्बल्स की रोज़ हैं 25, यानी 25 मार्बल्स की रो का सम पूछने। तो 25/2 1 प्लस लास्ट टर्म भी कितनी है 25, 25/2 इंटू 26 विच इज़ 325, यानी कितने मार्बल्स हैं इस रो में 25। कैसे अरेंजमेंट की बात हो रही है वो ध्यान से समझेंगे। जैसे मेरे पास ये रो है 1 2 3 4 ऐसे अप टू कितनी है 25। फर्स्ट रो में 1 ही मार्बल है, सेकंड रो में 2 ही है, थर्ड रो में 3 है, फोर्थ रो में 4 मार्बल है, फिफ्थ रो में 3 4 5 है, इसी तरह सिक्स्थ रो में 6 मार्बल। तो ये इन सारे मार्बल्स का सम पूछ रहे थे कि टोटल कितने हो जाएंगे 25th रो में। 25th रो और ऊपर की सारी रोज को मिलाकर टोटल कितने मार्बल्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.3 ऑफ चैप्टर 8। तो ध्यान से देखेंगे, दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट जीपी। जीपी के बारे में है, हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिसमें हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जो एक किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाइड होते हैं, किसी भी सेम मल्टीप्लाई नंबर से होते हैं और उसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। एक जीपी की हमें 12th टर्म फाइंड करनी है विद कॉमन रेशियो। अब जीपी में हमने nth टर्म का एक फॉर्मूला पढ़ा था, कोई भी टर्म निकालने का, ARn-1। यहाँ पे ये nth टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो यानी r की वैल्यू ऑलरेडी दी है कितनी 2, हुज 8th टर्म इज 192, और 8th टर्म A8 भी हमें ऑलरेडी बताया है कितनी है वो 192। नाउ वी नो कि an का फॉर्मूला, जीपी में कोई भी nth टर्म निकालनी है उसका फॉर्मूला ARn-1 होता है। तो 8th टर्म यानी n की प्लेस पर अगर हम 8 रखते हैं A8, तो AR8-1, A8 तो पता है कितना 192, A फर्स्ट टर्म नहीं पता तो एज इट इज़ R कितना है 2, 8 - 1 इज 7। अब 2 raised to the power 7 यानी 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 128। अब A की मल्टीप्लिकेशन में है 128, तो दूसरी साइड किस में चला जाएगा डिवाइड में। अब हम 2 के टेबल से कैंसिल करें, 2 6 2 4 2 9 2 6, देन 2 3 2 2, देन 2 4 8 2 8 16, देन 16 2 16 3, इससे ज़्यादा कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारी, फर्स्ट टर्म क्या आ गई है 3/2। तो जीपी की हमारी फर्स्ट टर्म आ गई है 3/2। अब हमसे कौन सी टर्म पूछी थी 12th, तो हमें पता है an का फॉर्मूला ये है, तो a 12 के लिए क्या हो जाएगा, n की प्लेस पर 12, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 12 पुट कर देंगे। a की वैल्यू तो पता है 3/2, r की वैल्यू क्या है 2, और 12 - 1 इज 11, सो 3/2 इंटू 2 raised to the power 11। अब 2 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2048, और इसे 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाएगा 3072, यानी 12th टर्म हमारे पास कितनी आ गई 3072। सिंपल था, बस जीपी बोल दिया। तो जीपी को देखते ही हमारे माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू AR⁻n-1। तो हमने बस गिवन वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्यूशन फाइंड किया। नाउ हेयर ऑल्सो फाइंड द 10th एंड द nth टर्म ऑफ जीपी। 10th और nth टर्म फाइंड करनी है इस जीपी की। अब इस जीपी में हमारे पास पहले देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या दी 5, कॉमन रेशियो कैसे निकलता था A2/A1, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो भी कितना है 5। तो अब हमारे पास A भी है R भी है और हमसे क्या पूछा है 10th टर्म एंड nth टर्म, यानी A10 भी फाइंड करना है और AN भी फाइंड करना है। पहले हम 10th टर्म की बात करते हैं और nth टर्म की। AN का फॉर्मूला होता क्या है ARn-1। चलो nth टर्म निकाल देते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है ARn-1, AN एज इट इज A की वैल्यू 5, R 5 रेज़ टू द पावर n-1। तो ध्यान से देखेंगे 5 की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स होती हैं प्लस। तो 5 की पावर 1 + n-1, +1 - 1 कैंसिल, यानी 5 की पावर कितनी आ गई 10।
ये तो हमारे पास आ गया nth टर्म। अब बात करते हैं 10th टर्म। 10th टर्म के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। an की जगह क्या हो जाएगा a10, a एज इट इज़, r एज इट इज़, n की प्लेस पर जहाँ जहाँ n है वहाँ आ जाएगा 10। अब a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5, r भी हमारे पास कितना है 5, और 10 - 1 मीन्स 9, तो ये हो जाएंगी 5 की पावर 1, 5 की पावर 9। बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो 5 रेज़ टू द पावर 10 क्या होता है, 5 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। या आप मल्टीप्लिकेशन खुद भी करके दे सकते हैं। आपको यहाँ तक रिजल्ट समझ आ गया, बाकी आपके बाद इसके बाद क्या बची कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, सिंपल था, बस वैल्यू पुट करनी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल t1 = 2 and tn + 1 = 3tn - 2 for n greater than this, which term of the sequence is 3। एक सीक्वेंस हमें कहा है जिसकी फर्स्ट टर्म, रिकर्सिव का मतलब आते ही फर्स्ट टर्म तो हमें देंगे ही, और आगे का रूल क्या है, कोई भी टर्म निकालने का 3 टाइम्स ऑफ tn - 2। अब देखो फर्स्ट टर्म तो हमें ऑलरेडी पता है, हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या, हमें सेकंड टर्म चाहिए, तो मैंने कहा n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। 1 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि देखो 1 + 1 और यहाँ n की वैल्यू 1 - 2 यानी t2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी पता है कितनी है 2, वो पुट कर दी हमने। तो हमारे पास यहाँ से सेकंड टर्म कितनी आ गई 4। सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूँ यानी 2 + 1 3 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पर देखो n2 तो t2 - 2 3 टाइम्स ऑफ t2 - 2 यानी 12 - 2 विच इज़ 10। फिर मैं n की वैल्यू अगर 3 पुट कर दूँ विच इज़ 3 + 1, n की प्लेस पर क्या पुट कर दिया 3, जहाँ जहाँ n है वहाँ पुट कर दिया 3, तो ये हो जाएगा t4 = 3t, 3 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म हमारे पास क्या आई है 10 विच इज़ 30 - 2 दैट इज़ 28। सिमिलरली n की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर दूँ तो 4 + 1 = 3 टाइम्स ऑफ t4 - 2 यानी फिफ्थ टर्म आ जाएगी 3 × 28 - 2 यानी 84 - 2 विच इज़ 82। तो फिफ्थ टर्म भी आ गई हमारे पास 82। क्या अभी तक हमारे पास जो पूछा था वो आया है नहीं, तो अब क्या करेंगे n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो t5 + 1 = 3, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5 पुट कर दिया हमने, तो t6 आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ दिस -2, 246 - 2 विच इज़ 244, तो 6 टर्म भी आ गई। अब n की वैल्यू क्या पुट करते हैं 6, तो 6 + 1 यानी 3 टाइम्स ऑफ t6 - 2, 3 × 244 - 2 विच इज़ 730, यानी सेवन्थ टर्म इस सीक्वेंस की क्या आ रही है 730। तो हमसे यही पूछा था कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म जो है वो 730 है, कौन सी टर्म 730 आ रही है, यही कुछ पूछा था कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, हैंस सेवन्थ टर्म इज 730। सिंपल है, बस n की वैल्यू पुट करते गए, फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी गिवन थी, सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से सारी टर्म्स निकाल ली, अब जिस भी टर्म पे आ रहा है वही आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द जीपी, अच्छा ऑलरेडी बता दिया कि एक जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इज़ 4374। इस जीपी में कौन सी टर्म ये है, तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि जीपी में मेरे पास गिवन क्या क्या है। फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशियो खुद निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं a2/a1 यानी सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म विच इज़ 3, 2 1 2 2 3 6। तो अब मेरे पास कॉमन रेशियो भी है और फर्स्ट टर्म भी है, और क्या पूछा है कौन सी टर्म है, हमें नहीं पता कि इस जीपी में फर्स्ट टर्म तो 2 है, सेकंड टर्म 6 है, थर्ड टर्म 18 है, पर कौन से नंबर वाली टर्म है, तो लेट nth टर्म क्या है 4370। हमें नहीं पता कौन सी है तो हमने nth टर्म को मान लिया। अब कोई भी टर्म जीपी में निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है nth टर्म का a(r)n - 1, यही होता है nth टर्म का जीपी में। तो nth टर्म क्या है 4374, फर्स्ट टर्म क्या है 2, r क्या है 3 और n-1। ना कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड किस में चले जाएंगे डिवाइड में, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 7 40। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है और यहाँ नॉर्मल नंबर है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब हमें दूसरी साइड यानी लेफ्ट साइड को भी एक्सपोनेंशियल बनाना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड को एक्सपोनेंशियल कैसे बनाएंगे, फैक्टर करके 3 7 21, 3 2 6, 3 9 3 2 6, 3 4 12, 3 3 3 8 3 1 3 2 3 7 3 9 3 3 9, 3 1 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 7। अब हमें पता है अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर कंपेयर हो जाती हैं, तो एज बेसिस आर सेम सो पावर्स कैन बी कंपेयर्ड, पावर कंपेयर हो जाएगी। अब लेफ्ट साइड पर कितनी है 7 और राइट साइड पर 3 की पावर n-1, माइनस के 1 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो यानी इस जीपी की कौन सी टर्म है 4374, 8th टर्म।
नाउ राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। अब एक्सप्लिसिट फॉर्मूला वही फॉर्मूला होता है जिससे हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी, पुट करी और निकाल दिया, जैसे कि ये। तो ये हमारा क्या है, एक्सप्लिसिट। कभी भी हमारे से एक्सप्लिसिट फॉर्मूला पूछ ले तो जो हमने nth टर्म का ऑलरेडी पढ़ा है वो हमारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ही है, जिसे हम डायरेक्ट रखकर वैल्यू निकालते हैं, जिसमें हमें प्रीवियस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। तो एक्सप्लिसिट तो यही होगा। तो an क्या हो जाएगा, a कितना है 2 और r कितना है 3 n-1, ये हो जाएगा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं रिकर्सिव फॉर्मूले की। रिकर्सिव के लिए पहले मुझे पैटर्न नोट करना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला है। तो ध्यान से देखो, तो जीपी क्या थी हमारे पास 2 6, जीपी क्या थी 2 6 18 एंड सो ऑन। ध्यान से देखें तो बार बार किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से। और फर्स्ट टर्म रिकर्सिव में ऑलरेडी पता होती है, a1 कितनी है 2। अब ध्यान से देखें तो मैं a2 कैसे कर रही हूँ, a1 को 3 से मल्टीप्लाई करके। फिर a3 कैसे लिख रही हूँ, a2 को यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके। यानी अगर मुझे इसी तरह an लिखनी है तो जैसे 2 था तो उससे प्रीवियस टर्म, 3 था तो उससे प्रीवियस, n है तो n से प्रीवियस टर्म, यानी a-1 इंटू 3। तो रिकर्सिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, nth टर्म निकालनी है तो उससे प्रीवियस यानी n-1 टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो यही हो जाएगा हमारा रिकर्सिव फॉर्मूला। यानी पैटर्न को देखकर बस देखना है कि प्रीवियस टर्म का क्या रोल है इसमें। अब इसी फॉर्मूले को कोई अगर ऐसे लिख दे कि n+1 और यहाँ पर n, तो वो भी करेक्ट है। n+1 है तो उससे प्रीवियस n ही होगी, ठीक है। आप n और n-1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट वन, डिफरेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, इट बाउंसेस बैक टू 60% ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल एंड इट कंटिन्यूज बाउंसिंग इन द सेम वे ईच टाइम राइजिंग टू 60% ऑफ द प्रीवियस हाइट। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हमने किसी हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया। तो पहले तो मैंने बॉल को ड्रॉप किया, अब मैंने जैसे ही किसी हाइट से ड्रॉप किया तो ये बाउंस करेगी, लेकिन ये बाउंस बैक करके उतनी हाइट तक नहीं जाएगी जितनी ये पहले कही थी। यानी 80 से ड्रॉप किया तो 80 तक ही नहीं आएगी वापस। ये हर बार कितना परसेंट जा रही है, 60%। हर बार अपनी हाइट का 60% बाउंस बैक होती है। यानी अगर 80 मीटर से ड्रॉप किया तो अब जब वापस आएगी ऊपर तो 60 मीटर। फिर नेक्स्ट जब बाउंस आएगा जैसे 60 मीटर 60% तक जाएगी। 60% कितना होता है, देखिए 80 का 60% कितना होता है, तो हमने फाइंड कर लिया यानी 48। तो यानी 80 मीटर से ड्रॉप किया तो कितनी मीटर तक ऊपर वापस आएगी, 48। अब फिर 48 से ड्रॉप हुई तो कितने मीटर तक आएगी, तो अब हम 48 का भी 60% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 28.8। इसी तरह हम हर एक हाइट का 60%, हर बार कितना परसेंट बाउंस बैक हो रही है, 60%। तो हमने निकाल लिया। फर्स्ट बाउंस में कितना वापस आइए, वापस आइए 48, सेकंड में 28.8, थर्ड में 17.28, फोर्थ में 10.28, फिफ्थ में हमारे पास कितना आ रही है ये 6.22 मीटर। तो इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बाउंस में वो कितनी हाइट तक वापस आती है वो हमने लिख लिया। अब देखेंगे कि पूछा क्या है हमसे, व्हाट हाइट डज बॉल रीचेज आफ्टर फिफ्थ बाउंस। तो फिफ्थ बाउंस के बाद बॉल जो है वो कितनी हाइट तक रीच करेगी। तो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया कि फर्स्ट बाउंस के बाद फिर फिफ्थ सेकंड बाउंस के बाद, तो हमसे कितनी बाउंस के बाद पूछ रहे हैं, फिफ्थ बाउंस के बाद। तो ध्यान से देखेंगे हम फिफ्थ बाउंस के लिए क्या करेंगे, सिंपल है। हमने पहले निकाली हाइट आफ्टर फर्स्ट बाउंस, इसके लिए हमें ये पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हमने कहा 80 मीटर ऑलरेडी थी, 80 मीटर से ड्रॉप करा, कितनी वापस आएगी फर्स्ट बाउंस के बाद 60%, यानी कितना आएगा 48 मीटर। फिर हाइट आफ्टर सेकंड बाउंस, तो जितनी थी हाइट पहले यानी अब 48 थी तो अब उसका क्या निकालेंगे 60%, तो ये कितनी आ जाएगी 28.8 मीटर। नेक्स्ट हाइट आफ्टर थर्ड बाउंस, तो अब जितनी हाइट थी अगेन उसका क्या निकालेंगे हम 28.8 का 60%, जो कि आ जाएगा 17.28 मीटर। अब हाइट आफ्टर फोर्थ बाउंस, तो जितनी हमारी हाइट थी अब अगेन उसका 60%, तो ये कितना आ जाएगा 10.368 मीटर। अब हमारे पास जितनी हाइट थी तो हाइट आफ्टर फिफ्थ बाउंस, तो जितनी हाइट प्रीवियस थी उसका फिर से कितना परसेंट ही बाउंस बैक होगी, 60% ही बाउंस बैक होगी। तो यानी कितना आ जाएगा 6.22 मीटर अप्रॉक्स, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी तो हमने अप्रॉक्स कर दिया, राउंड ऑफ वैल्यू करके ले लिया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल हैज़ ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द सिक्स्थ टाइम। अब वो पूछ रहे हैं कि टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, यानी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है टोटल कितना ट्रैवल कर लिया होगा बाय द टाइम इट हिट्स, इससे पहले कि वो सिक्स्थ टाइम हिट करे ग्राउंड को। सिक्स्थ टाइम हिट करने से पहले उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा बॉल ने, ध्यान से समझेंगे इसे। सिक्स्थ टाइम हिट करने से पहले उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, सिक्स से पहले का पूछ रहे हैं। यानी बेसिकली हमसे ये पूछ रहे हैं कि इन 5 इसमें टाइम्स में उसने कितनी बार डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। अब ध्यान से देखेंगे, पहले काउंट करते हैं कहाँ कहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल होगा। देखेंगे टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है जब से हमने ड्रॉप किया है तब से,
वर्टिकली, पहले बॉल गिरी 80 मीटर, फिर बाउंस होके ऊपर गई कितना 48, फिर वापस भी तो आई, ऊपर भी गई वर्टिकल और फिर वापस भी आई, तो जाने का भी और आने का भी, प्लस फिर गई ऊपर फिर गई नीचे, यानी बाउंस वर्टिकल पूछा है तो ऊपर आना ऊपर जाना दोनों लेने हैं आपको। 28.8 प्लस 28.8, ऊपर जाने का भी और फिर टूवर्ड्स द ग्राउंड का भी। नाउ अगेन ऊपर गई 17.28 और फिर वापस आई है तो 17.28। नाउ अगेन 10.368 प्लस 10.368। अब ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन था व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बॉल हैज ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द 6th टाइम। इससे पहले कि वो 6th टाइम हिट करे उससे पहले उसने कितना ट्रेवल करा है। अब ध्यान से देखेंगे 6th टाइम हिट करे तो अब 10.368 ऊपर गया, 10.3 अब ऊपर गया तो कितना हो गया 6.22। अब हिट करने से पहले ट्रेवल कितना करेगी, तो हम इसके वापस आने का डिस्टेंस जो है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट हमारे पास कितना था 80 वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया था, देन 48 आने का, 48 जाने का, 28 पॉइंट आने का, 28 पॉइंट जाने का, फिर 17.28 आने का, 17.8.2 जाने का, फिर 10.368 आने का, 10.36 जाने का, फिर 6.2208 टूवर्ड अवे फ्रॉम द ग्राउंड एंड टूवर्ड्स द ग्राउंड, यानी कि 6th बाउंड से पहले ही उसने वर्टिकल डिस्टेंस इतना ट्रैवल कर लिया होगा टोटल। अब आप इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे सारी वैल्यूज़ को तो वो कैलकुलेशन है आ जाएगा 301.3376 मीटर्स। सिंपल है कि टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, तो हमें टोटल में ऊपर जाने का, अपवर्ड का और डाउनवर्ड दोनों मोशन का लेना है। नाउ नेक्स्ट इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 128। अब हमें नहीं पता कि ये सीक्वेंस की टर्म कौन सी है, तो मैं यहाँ पर AP का फॉर्मूला लगाऊँ या मैं यहाँ पर GP का फॉर्मूला लगाऊँ, तो मुझे तो नहीं पता। तो ध्यान से देखते हैं क्या ये हमें AP लग रही है, क्या इसमें कुछ सेम चीज़ प्लस हो रही है, प्लस तो होती ही नहीं लग रही यहाँ पर, क्योंकि 2 में ऐसा क्या प्लस करेंगे वो 2√2 बन जाए, तो प्लस तो नहीं लग रहा है यहाँ पर। GP हो सकती है, देख सकते हैं हम, अगर हम कॉमन रेशियो निकालने की कोशिश करें तो A2/A1 से कितना आएगा 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल कितना आ जाएगा √2। एक और बार निकालेंगे थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, हमें पता है अगर कॉमन रेशियो है, अगर ये GP है तो जो यहाँ से आएगा कॉमन रेशियो A2/A1 वो यहाँ से आना चाहिए, तो 4/2√2, तो ये हो जाएगा 2/√2। पर हमारे पास ऊपर तो √2 डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हमें √2 को रैशनलाइज करना आता है कि रैशनलाइज कैसे करते हैं, जब भी हमारे पास कोई नंबर डिनोमिनेटर में होता है, रूट में, वो भी रूट में डिनोमिनेटर में, तो हम उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ √2 2, तो ये भी कितना आ गया √2, यानी ये तो R की वैल्यू सेम आ रही है, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, देयरफॉर ये क्या है, देयरफॉर अबव सीक्वेंस इज अ GP, ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और GP की फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी पता है क्या है 2, कॉमन रेशियो हमने अभी देख लिया कितना है √2। हमसे पूछ रहे हैं कि इस GP की कौन सी टर्म 128 होगी, तो हमें नहीं पता, तो हमने कहा लेट nth टर्म क्या है इस GP की 128। पर हमें ये पता है कि किसी भी GP की nth टर्म का फॉर्मूला, कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ARn-1। अब nth टर्म हमने कितनी ले ली 128, A की प्लेस पर 2, R की प्लेस पर √2 और n-1, ये मल्टीप्लाई वाले 2 उधर चले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, 2 6 12, 2 4 8, √2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर हाफ फिर उसकी पावर n-1, तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n-1/2। अब 64 एक साइड हमारे पास एक्सपोनेंट है और दूसरी साइड नंबर, तो इसे भी हमें किस में करना पड़ेगा, फैक्टर्स में, इसे भी हमें एक्सपोनेंट में लिखना है, तो हमने इसके फैक्टर किए और फैक्टर करके हमारे पास ये कितनी वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब बेसिस दोनों जगह सेम है 2, सिंस बेसिस आर सेम सो पावर्स विल बी इक्वल, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होंगी इक्वल, यानी 6 इज इक्वल्स टू n-1/2। अब डिवाइड वाले 2 किस में चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, 12 इज इक्वल्स टू n-1, माइनस के 1 किस में चले जाएंगे प्लस में, तो यानी कौन सी टर्म है इस AP की, इसका मतलब इस AP की 13th इस GP की 13th टर्म जो है वो कितनी है हमारे पास, इस GP की 13th टर्म है 128, हेंस 13th टर्म ऑफ GP is 128. Done. So now moving on to our next question, that is question number 7. Now this question is very lengthy, as you can see in the picture that this question is very lengthy। तो अब जो है उसमें तो सिंपल ये बताया गया है कि हमने एक स्क्वायर पेपर लिया और स्टेज 0 पे हमने उसमें कुछ नहीं किया, फिर हमने उस स्क्वायर में से सिंपल कटआउट्स निकाले। कैसे कटआउट्स निकाले, एक बार मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास एक स्क्वायर था, रेड स्क्वायर, इसमें मैंने क्या किया, इक्वल अमाउंट से इसे 9 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया। ये तो है स्टेज 0, जब मैंने इसमें से अभी कुछ कट नहीं किया, दे ऑल आर ऑफ रेड कलर, ये सब किस कलर के हैं, ये सब रेड कलर के हैं, ठीक है, ये है स्टेज 1। स्टेज 0 कि जब हमारे पास रेड स्क्वायर है, हमने कुछ नहीं किया। अब मैंने इसमें सेंटर में से एक स्क्वायर कट कर लिया, तो अब मेरे पास जो रिमेनिंग है
वो कितने रेड पार्ट्स रह जाएंगे? अगर मैंने सेंटर वाला पार्ट कट कर लिया है तो ऑब्वियसली कितने रह जाएंगे? 8 रह जाएंगे। तो स्टेज 2 में मेरे पास कितने रह गए? स्टेज 1 में कितने रह गए? 8। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, अब अगेन मैंने क्या किया, जितने भी रेड पोर्शंस हैं बचे हुए, ये पोर्शन ये जितने भी स्क्वायर्स हैं, इनमें से भी दोबारा क्या कर लिया, फिर से इन स्क्वायर्स में से भी क्या किया, कट कर लिया। जैसे मैंने 9 पार्ट्स पहले डिवाइड किए थे एक स्क्वायर में से, ऐसे ही दोबारा अब इनमें से भी 9 पार्ट्स डिवाइड कर लिए, जिसमें ये सब शेडेड होगा 8 और मिडिल वाला जो है अनशेडेड, यानी वो कट आउट कर लिया। ऐसे ही मैंने इसे भी डिवाइड कर लिया, ऐसे ही मैंने इसे भी डिवाइड कर लिया, और ये वाला तो हमारा ऑलरेडी एम्प्टी है। तो ये है हमारी कौन सी, स्टेज 2। और सिमिलरली हमने सेम पैटर्न फॉलो किया है फॉर स्टेज 3। स्टेज 3 के लिए भी हमने ऐसे ही किया, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, साइड में आपको विजिबल है, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये तो एक पैटर्न सेम चीज़ फॉलो हो रही है ना। और हमने इस पैटर्न के लिए एक नेम पढ़ा था कि जब सेम अमाउंट से ही सेम पैटर्न फॉलो होता है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्टल्स। जैसे हम कहते हैं कि हम नेचर में भी देखते हैं कि ब्रांचेस का जो पैटर्न है वो सेम है, जूम करते जाओ तो वो फिर से कैसे लगेगी कि ये पूरे होल का ही एक पार्ट है। जो पैटर्न स्टार्टिंग से फॉलो आ रहा है कि अगर हम इसे एक स्क्वायर को जूम करें फिर इस पोर्शन को जूम करें तो जूम कर करके वो हमें लगेगा कि ये स्टार्टिंग का ही पार्ट है। तो ऐसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्टल्स। नाउ द क्वेश्चन इज, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी रेड स्क्वायर्स आर देयर इन स्टेजेस 0 to 3। अब 0 से 3 स्टेज तक कितने रेड स्क्वायर हैं, तो ध्यान से देखेंगे। स्टेज 0 में हमारे पास कितने रेड स्क्वायर हैं, अगर मैं स्टेज 0 में बात करूँ तो कितने रेड स्क्वायर हैं हमारे पास। स्टेज 0 में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कितने रेड स्क्वायर हैं, ये कंप्लीट पूरा एक ही रेड स्क्वायर है, तो कितने रेड स्क्वायर हैं, एक। ये कंप्लीट एक था ना, तब मैंने कुछ डिवाइड तो नहीं किया था, ये मैंने आपको दिखाया है कि कैसे डिवाइड किया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये डिवीजन जो मैंने आपको दिखाई है कि आप इसमें अभी डिवाइड ना करो, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा एज अ होल स्क्वायर है, ठीक है। और इसकी डिवीजन स्टार्ट कहाँ से हुई है, स्टेज 1 से, ठीक है। तो स्टेज 0 पे तो क्या था, कंप्लीट एक स्क्वायर था। फिर स्टेज 1 की बात करते हैं, तो आउट ऑफ 9 एक रिमूव हो गया, तो कितने रेड रह गए, एक तो रिमूव हो गया, तो कितने रह गए, 8 स्क्वायर्स, ठीक है। अब स्टेज 2 की बात करें, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, और ऐसे कितने बॉक्सेस हैं, 8, यानी 8 × 8 कितने स्क्वायर हो गए, 64 स्क्वायर्स। अब आगे भी ऐसे ही होगा, तो मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, बस पैटर्न को देखो क्या फॉलो हो रहा है। यहाँ पर मैं 1 स्क्वायर का मतलब ऐसे लिख सकती हूँ 8 की पावर 0, 8 स्क्वायर मतलब 8 की पावर 1, 64 मतलब 8 की पावर 2। तो ध्यान से देखिए, तो 8 की पावर का पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो भी स्टेज से। 0 स्टेज है तो 8 रेज़ टू द पावर 0, स्टेज 1 है तो 8 रेज़ टू द पावर 1, स्टेज 2 है तो 8 रेज़, तो सिंपल है कि अगर स्टेज 3 है तो 8 रेज़ टू द पावर 3 विच इज़ 512। और हमसे यही पूछा था कि स्टेज 0 से लेकर 3 तक कितने स्क्वायर्स हैं, हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ द हाउ मैनी, तो टोटल भी बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 0 to स्टेज 0 to 3, तो कितने हैं, 1 + 8 + 64 + 512, यानी कितना हो जाएगा अगर हम इसे ऐड करेंगे, 585 स्क्वायर्स। तो सिंपल था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स इन स्टेज 4 and 5। अब आप इस पैटर्न को देखकर स्टेज 4 और 5 में कितने रेड स्क्वायर होंगे ये बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, सिंपल है। अब अगर स्टेज 4 में कोई रेड स्क्वायर पूछेगा तो जितनी स्टेज होती है उतनी 8 की पावर, यानी 8 रेज़ टू द पावर 4 विच इज़ 4096। अब अगर कोई पूछेगा स्टेज 5 तो 8 रेज़ टू द पावर 5, 4096 को एक और बार 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ 32,768 स्क्वायर। तो अब तो हमें पैटर्न पता चल गया है, तो हम फॉलो पैटर्न में से कुछ भी बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट, कैन यू फाइंड द रूल फॉर द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स एट द nth टर्म, nth स्टेज, राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स एट एनी स्टेज। अब ध्यान से देखेंगे, हमें ये देखना है कि क्या इसका कोई एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है और रिकर्सिव फॉर्मूला भी है, और nth स्टेज के लिए फॉर्मूला। तो ध्यान से देखेंगे, फॉर थर्ड पार्ट हमने कहा कि एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है। अगर हम इसे ध्यान से देखें, क्या सीक्वेंस है, पहले क्या था हमारे पास 1, देन 8, देन 64, देन 512 एंड सो ऑन। और इसे देखकर ही पता लग रहा है कि दिस इज़ अ जीपी, और इस जीपी की फर्स्ट टर्म भी पता है हमें 1, और कॉमन रेशो क्या हो जाएगा 8/1 A2/A1 विच इज़ 8। और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कुछ और नहीं वही होता है जो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है, जो हम nth टर्म का लिखते हैं, चाहे वो AP हो या GP में। अब GP है तो GP में nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ARn-1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो nth टर्म के लिए A विच इज़ 1, R विच इज़ 8, n-1। तो nth टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा 8 रेज़ टू द पावर n-1, और इसी को एक्सप्लिसिट कहते हैं। अब अगर हम बात करें रिकर्सिव फॉर्मूले की, तो रिकर्सिव फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, हम देखते हैं कि पैटर्न क्या हो रहा है फॉलो। पहले हम रिकर्सिव फॉर्मूला के लिए क्या देखेंगे कि पैटर्न क्या हो रहा है। देखिए ये हमारे पास 0 स्टेज के लिए थी, ये फर्स्ट स्टेज के लिए, ये सेकंड स्टेज के लिए। तो 0 स्टेज की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है कितनी, 1। फिर अगर हम बात करें
फर्स्ट स्टेज की, तो उसके लिए क्या हुआ, 0th स्टेज में हमने क्या मल्टीप्लाई किया 8 से। अगेन ध्यान से देखें, तो सेकंड स्टेज के लिए भी हमने क्या किया, जो उससे प्रीवियस स्टेज थी यानी फर्स्ट स्टेज, उसमें 8 से मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर मुझे nth स्टेज के लिए लिखना है तो उससे प्रीवियस स्टेज यानी n-1th और इंटू 8th। तो यानी ये हमारा क्या जनरेट हो गया, रिकर्सिव फॉर्मूला। और रिकर्सिव में हमेशा ये लिखना ज़रूरी है कि आप कौन सी स्टेज से लिख रहे हो। हम फर्स्ट स्टेज के लिए लिख रहे हैं क्योंकि 0 का तो हमें पता ही है, तो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिंपल था। बस प्रीवियस टर्म का कैसे यूज़ करके हमने फॉर्मूला निकाला है वो रिकर्सिव है, और जिसमें प्रीवियस टर्म से कोई लेना देना नहीं है वो है एक्सप्लिसिट। नाउ फोर्थ पार्ट, ध्यान से रीड करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज सपोज द एरिया ऑफ द स्टेज 1। स्टेज 1 का एरिया हमें कह रहे हैं कि कितना है 1 स्क्वायर यूनिट। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेड रीजन। अब रेड रीजन का बताओ, स्टेज 1, 2 एंड 3, एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेड रीजन इन स्टेजेस 4 एंड 5। Find the explicit as well as recursive formula for the area of red region at nth stage. What happens to the area as the nth number of stage goes on increasing? ध्यान से देखेंगे। अब हमें कहा है कि एरिया ऑफ स्टेज आपको ऑलरेडी बता दिया है, एरिया ऑफ स्टेज 0 जो है वो कितना है 1 स्क्वायर यूनिट। और ध्यान से देखें अगर हम इस डायग्राम को, तो 0 स्टेज पे तो पूरा का पूरा कंप्लीट एरिया है, लेकिन फर्स्ट स्टेज पे उसमें से कितना पोर्शन आउट ऑफ 9 कितना रिमूव कर दिया है, 1/9 इज रिमूव्ड। ठीक है, तो कितना रह गया होगा। अगर 1/9 रिमूव कर दिया है तो देखो 1 स्क्वायर यूनिट को हम 9/9 भी समझ सकते हैं कि टोटल 9 रेड स्क्वायर्स थे तो मिला के पूरा 1 हो गया। तो एरिया ऑफ स्टेज 1, अगर मैंने 9/9 में से 1/9 रिमूव कर दिया तो कितना रह जाएगा 8/9 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली एरिया ऑफ स्टेज 2 की बात करें तो ऐसे ही अब और कितने स्क्वायर्स हैं, दोबारा 8/9, क्योंकि फिर से 1/9 रिमूव हुआ है, तो अब दोबारा फिर कितना रह गया होगा 8/9, यानी ये कितना हो गया 8/9 का स्क्वायर, इतने स्क्वायर यूनिट्स रह गया होगा। अब इसी तरह मेरे से स्टेज 3 के लिए कोई पूछेगा तो वो हो जाएगा 8/9 की पावर 3, स्टेज 4 के लिए कोई पूछेगा तो 8/9 की पावर 4, स्टेज 5 के लिए कोई पूछेगा तो 8/9 की पावर 5, यानी जो स्टेज है 8/9 की उतनी ही पावर हो जाएगी। ये भी क्या बन रही है फिर से, 10 एरियाज फ्रॉम अ जीपी। एरिया भी तो जीपी बना रहे हैं, कैसे, फर्स्ट एरिया 1 था, देन 8/9, देन 8/9 का स्क्वायर, देन 8/9 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या बन गई, ये भी हमारे पास एक जीपी बन गई। अब जीपी है तो जीपी का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला तो वही होता है जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला तो कुछ नया नहीं है, वही होगा जो हमारे पास क्या होगा nth टर्म का फॉर्मूला, दैट इज an is a r n-1। अब यहाँ पर a फर्स्ट टर्म क्या है 1 और r क्या है 8/9, 8/9 ही है जो रेशो है कॉमन फैक्टर, तो ये तो आ गया एक्सप्लिसिट। अब बात करते हैं रिकर्सिव की, तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि बार बार क्या हो रहा है 8/9 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्रीवियस टर्म में, यानी अगर मेरे पास देखा जाए तो a1 या ये कहूँ 0 स्टेज का एरिया तो कितना है 1, 0 स्टेज का एरिया कितना है 1, इसे कैपिटल से इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये एरिया है, और टर्म्स के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं नंबर ऑफ रेड स्क्वायर के लिए। तो ध्यान से देखेंगे 0 टर्म का जो एरिया है वो है 1, तो अगर मुझे nth टर्म का निकालना है तो उससे प्रीवियस टर्म में यानी an-1 में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 8/9 से। तो यही है हमारा रिकर्सिव फॉर्मूला। सिंपल है, रिकर्सिव के लिए पहले फर्स्ट टर्म हमेशा, यानी अब यहाँ पर फर्स्ट की जगह स्टेज 0 है तो 0 लिखना मैंडेटरी है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट वी हैव कंप्लीटेड दिस होल क्वेश्चन। So we have completed the exercise now.